Good morning, everyone. Hope you all are very fine. And now you all must be taking your studies very seriously. और सब with your full concentration सब बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे. ठीक है? तो as we have done 2 chapter in second semester, one from history and one from civics. Now moving on to continue our syllabus, we'll take chapter number 6 of geography, that is major landforms of the earth. ठीक है ना? तो इसमें देखो ये सब ने आपने सुन रखा होगा लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं. द टाइप्स ऑफ लैंड्स ऑन द अर्थ, जहाँ पे कहीं पे कैसी वेजिटेशन होती है, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज होते हैं. ये सब वर्ड्स आपके लिए फेमिलियर होंगे, आपने सब सुन रखा होगा. तो आज हम अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में ही स्टडी करेंगे. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग इट अप. एवरीवन शुड कैरी पेंसिल in your hand and open your books carefully. You must have seen some of the landforms features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. ये तो आपको पता ही है कि जो भी सरफेस है अर्थ का वो सारी जगह पे एक जैसा नहीं है. द अर्थ हैज़ एन इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, मतलब बहुत सारे, इन्फिनाइट मतलब दैट यू कैन नॉट काउंट. इतनी सारी वेराइटीज़ हैं लैंडफॉर्म्स की, इतनी प्रकार की ज़मीनें हैं, इतने प्रकार के वेजिटेशंस हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रश्ड एंड सम फ्लैट. कुछ तो रिजिड जिनको हम बोलते हैं ना, ऊंचे नीचे कोरस रफ, और कुछ फ्लैट होते हैं. अच्छा, लिथोस्फेयर को क्यों मेंशन किया हुआ है, अंडरलाइन करेंगे इसको, बिकॉज लिथोस्फेयर इज़ द स्फेयर ऑफ अर्थ जहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं. टॉप मोस्ट लेयर हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, अपने एग्जाम में भी आया था, है ना. तो इसीलिए लिथोस्फेयर का बताया गया जिस पे वी आर सर्वाइविंग, उसमें कितनी तरह की वहाँ पे लैंडफॉर्म्स मिलती हैं. दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस. अंडरलाइन करते रहेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. 2 प्रोसेसेस का है ये. वन इज़ इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल. जैसे हमने फोर्सेस पढ़े थे ना रॉक्स के लिए, कि जो पत्थर हैं वो कैसे बनते हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स, ये शायद हमने पढ़ा था अगर याद हो आप लोगों को. तो ऐसे ही इसमें इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस एंड एज द नेम इंडिकेट्स विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. पृथ्वी के अंदर एक नॉन स्टॉप मूवमेंट चलती ही रहती है, ठीक है ना. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ, इसको अंडरलाइन करेंगे, अपलिफ्टमेंट एंड द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. जिसमें क्या प्रोसेस होता है, अपलिफ्टमेंट होती है, यानी या तो ऊंचा चला जाता है या सिंक हो जाता है, नीचे डूब जाता है. अर्थ का सरफेस जो है रोज ये थोड़ी थोड़ी सी मूव होती है, बट वी कैन नॉट रिकग्नाइज इट. और जब इसमें ज़्यादा शेकिंग होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक, जो वो हमें फील होता है, ठीक है ना. तो इंटरनल प्रोसेस यही है कि इसके अंदर काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा हिस्सा या तो अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, या फिर वो सिंक हो जाता है. अच्छा, डू यू नो में देखेंगे, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया. हिल किसको हम बोलते हैं, एक ऐसा लैंड सरफेस जो आसपास की ज़मीन से ऊंचा होता है. जैसे किसके, जैसे माउंटेन का नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे पॉइंट से निकला हुआ है, दैट इज़ हिल, ठीक है ना. तो सराउंडिंग एरिया से ऊपर होते हैं, दीज आर कॉल्ड माउंटेन्स ऑल्सो, है ना. तो इसमें क्या है कि a steep hill with an elevation of more than 600 मीटर is termed as mountain. देखो मैं वही बोली ना कि कोई भी ऐसी हिल जो 600 मीटर से एलिवेशन पे होती है, उसको हम माउंटेन बोलते हैं, ठीक है. तो ये पिक्चर देखो कितनी सुंदर पिक्चर बनाई हुई है. इसमें देखो माउंटेन रेंजेस, माउंटेन प्लेटू, लेक, ट्रिब्यूटरीज, रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर, सारा कुछ, ये प्लेन, आइलैंड्स, ये सब आपको हिल वगैरह सब कुछ इसमें दिखाया गया है, ठीक है. अच्छा, सेकंड प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस, वो तो इंटरनल हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस. इट इज़ द कॉन्टिन्यूस, अंडरलाइन करेंगे इसको भी, वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. इसका क्या मतलब, वेयरिंग डाउन मतलब इज टू टेक अवे. जैसे हमने पत्थरों में पढ़ा था कि ऊपर से पत्थर टूट कर आते हैं, फिर दे चेंजेस इनटू सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. तो ऐसे ही देखो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या है, वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द ज़मीन के सरफेस का. वेयर डाउन किससे होंगी, टेक अवे किससे हो जाती है, मिट्टी को लेकर बह रही होती हैं, पानी में पत्थर लेके बह रहे होते हैं, ठीक है. तो वो रीबिल्ड हो जाते हैं, कहीं पे उनका ढेर सा इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है लैंड सरफेस का. अच्छा, इरोजन क्या है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना. इरोजन वो उसको कहते हैं कि अर्थ सरफेस का बह जाना, मिट्टी को लेके वेयर अवे होना, इधर से उधर निकल जाना, इज कॉल्ड इरोजन.
द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और वो रीबिल्डिंग किसका प्रोसेस होता है कि वो जो इरोजन से बहकर आई वो कहीं ना कहीं तो रुकेगी जाके किसी ना किसी किनारे, तो वो जो वहाँ पे जाके वो जो रीबिल्ड करती है अपने अपने इसको शेप को और अपने फीचर्स को, तो वो हो जाती है डिपोजिशन, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया किससे बहती हैं, पानी से, आइस से और विंड के प्रेशर के साथ ये सरफेसेस पे चेंजेस होते हैं। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। अच्छा, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एलिवेशन पे और उसका स्लोप कितना है, उसके ऊपर क्या 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 लैंडफॉर्म्स बनते हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। तो at first we will study about plateau, the mountain, sorry. Mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. Summit किसको बोलते हैं हम, चोटी को, है ना। तो देखो इसमें ध्यान से सुनेंगे कि ब्रॉड बेस होता है, चौड़ा उसका बेस होता है, फाउंडेशन चौड़ी होती है, स्मॉल समिट यानी ऊपर चोटियाँ बनी होती हैं उसके, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। पहले भी हमें बताया था जो आसपास का सराउंडिंग एरिया उससे ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ तो माउंटेन ऐसे होते हैं कि बादलों से भी ऊपर गए हुए होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो जो वो मौसम है, वेदर है, वो बहुत ठंडा होता रहता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। मतलब कुछ तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे परमानेंट बर्फ़ की नदियाँ मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे इसको भी, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी दिस इज ऑल्सो मे बी न्यू फॉर सम, कि जो ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर भी कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। और ये जो इनका क्लाइमेट जो है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर सर्वाइवल, तो वेरी फ्यू पीपल कैन लिव इन दोज माउंटेनियस एरियाज, ठीक है। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अच्छा, स्टीप है सारा, ऐसा है तो फिर वो फार्मिंग भी वहाँ पे नहीं हो सकती, तो विदाउट फार्मिंग तो सर्वाइवल मुश्किल है ना। व्हाट टू ईट देयर इफ़ वी डोंट हैव एनी फार्म्स। सो मूविंग ऑन टू माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। और जब काफ़ी सारे माउंटेन्स एक लाइन में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हिमालय की रेंज है, एल्प्स की रेंज है ना, तो इनको हम रेंज बोलते हैं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, जब काफ़ी सारे माउंटेन्स को हम लाइन में अरेंज करते हैं, सो दे आर कॉल्ड रेंज। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over thousands of kilometers. मतलब ये देखो, ये सारा क्या है, ये गॉड गिफ्ट है हमें, ये सब हमने बनाया नहीं है। इट इज़ ऑल नेचुरली अवेलेबल टू अस, बट ये स्टडी से वी गॉट टू नो कि हाउ मच लकी वी आर दैट वी आर सर्वाइविंग ऑन अर्थ। बाकी और कहीं तो लाइफ है ही नहीं। एंड दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। हमें सर्दी गर्मी सब कुछ ही चाहिए रहता है। अब देखो, इंडिया ही एक ऐसा है कंट्री जहाँ पे वी कैन एंजॉय एवरी सीज़न, जहाँ पे सारे सीज़न होते हैं। अब आप विदेशों में देखो तो वहाँ पे सिर्फ ठंडी ठंड लोगों को देखने को मिलती है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। चलो मूविंग ऑन टू क्या है, मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस जो हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं। इनका एग्जाम्पल है द हिमालयाज, अंडरलाइन कर लेंगे, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ। हिमालय एशिया में है, एल्प्स यूरोप में, और एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। माउंटेन्स वेराई इन देयर हाइट्स एंड शेप। ऑब्वियस है, सारे अब ये तो नेचुरल है, तो ये बनाए तो हुए नहीं है, ड्रॉ तो किए नहीं गए हैं जो सेम होंगे, तो दे वेराई, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन हाइट एंड शेप्स, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर देयर, नीड टू बी अंडरलाइन, fold mountains, block mountains and the volcanic mountains. So the Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. देखो इसमें क्या होता है कि high conical peaks, ये ऐसे आइसक्रीम के जैसे कोन होते हैं ना, ऐसे जो निकले हुए होते हैं ऊपर की तरफ, पीक यानी उनकी चोटी जो है, उनकी बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल उनका वो ऐसा कॉनिकल होता है। और क्या बोलते हैं कि उनको हम बोलते हैं, हिमालय माउंटेन और एल्प्स माउंटेन को हम बोलते हैं, इट कैन कम एज 1 मार्क क्वेश्चन, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स इनका एग्जाम्पल है, हिमालय माउंटेन्स एंड द एल्प्स माउंटेन। फिर आगे जाते हैं, अरावली रेंज है जो इंडिया में, वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स थे
और ओल्डेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, अरावली रेंज, दिस कैन कम इन एग्जाम, ठीक है ना. द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेसिस ऑफ इरोजन. इसको ओल्ड फोल्ड इसलिए बोलते हैं कि जो जितने सारे इरोजन जो ये होते हैं उसकी वजह से जो है ये काफ़ी वॉर्न डाउन, बह चुकी है, तो इसको हम ओल्ड फोल्ड बोलते हैं. और ये जो काफ़ी ऊंचाई तक खड़े हैं, काफ़ी कॉनिकल शेप लेके, जैसे क्रिसमस के ट्री पे ऊपर कौन होता है ना, ऐसी शेप लेके खड़े हैं, तो इनको हम बोलते हैं हिमालय माउंटेन एंड एल्प्स, जो कि कहलाते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है. द एप्लाशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशंस. इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है. ये भी उनका एग्जाम्पल है, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में और रशिया में एप्लाशियंस एंड यूरल माउंटेन्स, इनका लो एलिवेशन है, मतलब ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इनकी. दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये अरावली रेंज से भी ज़्यादा पुराने माउंटेन्स हैं, ठीक है. तो नाउ मूविंग ऑन टू ब्लैक माउंटेन्स. ब्लैक माउंटेन्स क्या हैं? ब्लैक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. ओके, सॉरी, ब्लॉक माउंटेन्स है. ब्लॉक माउंटेन्स क्या हैं कि जो हैं बड़े एरियाज जब टूटते हैं और डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल कैसा हम बनाते हैं? वर्टिकल यानी स्ट्रेट, ऊंचा, ठीक है ना. तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस यानी खिसक जाना, ठीक है. तो जब ये पिक्चर में भी देखो ब्लॉक माउंटेन कैसे दिखा रहा है, वर्टिकली डिस्प्लेस होता है ना, तो उस माउंटेन को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन. इसमें 2-3 टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए. द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स, जो ऊपर की तरफ ब्लॉक खिसकता है ना, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, HORSTS, हॉर्स्ट बोलते हैं. और लोवर्ड ब्लॉक जो नीचे की तरफ रहता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन. These are the two main words in block mountains, ठीक है. The Rhine Valley and the Vosges Mountains in Europe are example of such mountain system. तो ये भी important है कि I can ask you example of block mountains, तो you can write Rhine Valley and Vosges Mountain in Europe, ठीक है. तो ये मैप में भी हमें लोकेट करने को मिल सकते हैं, ठीक है. वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू अब नेक्स्ट कौन सा है? वॉल्केनिक. तो वो वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी लावा का निकलना, उसका ब्लास्ट होना, इरोजन, क्या बोलते हैं हम उसका, इरप्शन होना, है ना. तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती है वॉल्केनोज में, उसके बाद जो पहाड़ बनते हैं, दे आर कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है ना. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अंडरलाइन करते रहेंगे, एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान, ठीक है. ये 2 एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स के, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनते हैं. वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है? उसका बर्स्ट हो जाना, उसका इरप्ट हो जाना, उसका बह जाना वॉल्केनो का, ठीक है. उसके बाद जो शेप आती है, दोज आर कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है. माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर. मतलब देखो, जो भगवान ने बनाई हैं चीज़ें, एवरीथिंग इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन. तो ये भी एक स्टोर हाउस है पानी का. मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स. पानी मिलता है नदियों को, बर्फ़ों से. रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, वाटर को हार्नेस किया जाता है फॉर द यूज़ ऑफ पीपल. फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, खेती होती है ना. और अगर ये सब होता है तो फ्लोरा फौना जो है हमारा वो अच्छा होता है. फ्लोरा फौना भी अभी हमें पता ही है कि बहुत ज़रूरी है. ग्रीन वेजिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी. तो वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. बिजली भी बनती है. द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. रिवर वैली जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे खेती करना, और टेरेसेस यानी सीढ़ी नुमा खेती जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसे स्टेप वाइज जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होती हैं, ये भी माउंटेन्स में की जा सकती है. माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा इज प्लांट किंगडम एंड फोना इज एनिमल किंगडम. तो अगर माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे जानवरों को रहने को मिल रहा है, बिकॉज फॉरेस्ट है, काफ़ी सारी ग्रीनरी है, प्लांट कैन डेवलप देयर. तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक. फॉरेस्ट से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक गम, रेजिन्स एटसेट्रा. तो ये सब चीज़ें हमें कैसे मिल रही है? क्योंकि माउंटेन्स हैं तभी वी हैव फॉरेस्ट, तो हम वी आर गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. माउंटेन्स प्रोवाइड एंड आइडियलिक साइट फॉर आर टूरिस्ट. डेफिनेटली जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो हिमालय रेंज देखने आते हैं, बड़े बड़े पहाड़, अरावली रेंजेस देखने आते हैं. इसीलिए आते हैं क्योंकि वो भी एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक साइट बनाई गई है. कितनी सारी फिल्म्स की शूटिंग्स होती हैं, कितने सारे प्रोग्राम्स की शूटिंग होती हैं वहाँ पे जाके, है ना. दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी. और उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है.
एंड मैनी काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स आर डेवलपिंग देयर। पता है स्पोर्ट्स भी लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग, ये सब चीज़ें हमें पहाड़ों पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये देखो वॉल्केनिक माउंटेन का देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है ना, कैसे वो मैग्मा निकला, कैसे इरप्ट हुआ, तो फिर वो जो शेप आती है वो वॉल्केनिक माउंटेन की होती है। ठीक है, अब माउंटेन्स में आई गेस वी आर क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू प्लेटूज। प्लेटूज क्या होते हैं? प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ये पिक्चर में दिखा रखा है, देखो कैसी फ्लैट लैंड है। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, ऊपर से फ्लैट है। माउंटेन की तो चोटी निकली हुई होती है ना, इनकी नहीं निकली, देखो टेबल टाइप है। तो स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया के बीच में प्लेटूज होते हैं। प्लेटू में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप, उसका ऐसा स्टीप स्लोप होता है, गहरा स्लोप होता है। द हाइट ऑफ प्लेटू ऑफन वेराइज फ्रॉम few hundred meters to several thousand meters तक इसकी ऊंचाई होती है। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड, वो भी माउंटेन्स की तरह पुराने और नए हैं, यंग और ओल्ड हैं। द डेक्कन प्लेटू अंडरलाइन कर लेंगे, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, and East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda, and the Western Plateau of Australia are other examples of oldest plateaus. The Tibet Plateau is the highest plateau. सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है? तिब्बत प्लेटू, अंडरलाइन करते रहेंगे, जिसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, सो प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, जितने मिनरल्स हैं वो सारे प्लेटूज में होते हैं। एज अ रिजल्ट माइनिंग एरियाज जो हैं वो प्लेटूज के पास ही होते हैं, जहाँ पे भी खानें होती हैं ना, खदान होती हैं, जहाँ से हम मिनरल्स को निकालते हैं, और मिनरल निकलते हैं। तो मिनरल और मतलब कच्चा मिनरल, ORE वाला और, ठीक है ना, तो वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लेटूज से मिलते हैं। द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। सी ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अफ्रीकन प्लेटू है वहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है, उनकी खान है वहाँ पे। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल्ड एंड मैग्नीज हमारे कहाँ पे मिलते हैं? छोटा नागपुर प्लेटू में। ठीक है, इन द प्लेटू एरिया देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। ऊंचे से रिवर आती है तो काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं। इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेटू, हुंद्रू फॉल्स है वो रिवर सुबरनेखा पर है। एंड द जॉग फॉल इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। ठीक है, द लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर, और अगर ये जो प्लेटूज होते हैं ना उनके वहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है एंड गुड फॉर कल्टिवेशन होती है। मैनी प्लेटूज हैव सेनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, काफ़ी सारे टूरिस्ट भी उनसे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन्स। प्लेन्स क्या है? जिस पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो हमारी लैंड है, जहाँ पे हम रह रहे हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर सी लेवल से ज़्यादा नहीं है, तो दैट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन टू सर्वाइव। ठीक है, सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जो भी नदियाँ निकलती हैं और जो उनकी ट्रिब्यूटरी नदियों के बीच में से नदियाँ निकलती हैं वही प्लेन्स बनाती हैं। ठीक है, द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम, तो पानी वो स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स को बहा कर ले जाती हैं नदियाँ। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, बहे हुए मटेरियल को अपने साथ आगे ले जाती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग पत्थरों से, सैंड से, सिल्ट से, कई और सारे कोरस मटेरियल से वैलीज में वो अपनी जगह बना लेती हैं, अपनी पोजीशन ले लेती है। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और उन्हीं डिपॉजिट से प्लेन्स बनते हैं। देखो प्लेन्स का एग्जांपल है ना, ऐसी जगह पे ही हम लोग रहते हैं, जैसे केरल जैसा लग रहा है ना, पूरा ग्रीन और पूरा समुद्र के पास पानी के, नदी के खेती हो रही है, पूरा ग्रीन वेजिटेशन है सारा। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, construction of transport network is easy, thus these plains are very thickly populated regions of the world। तो सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते हैं प्लेन्स पे। some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America। for example in Asia these plains are formed by the Ganga and the ब्रह्मपुत्र, दो मेन नदियाँ हैं इंडिया की जिनसे ये सारे प्लेन्स बने हैं, और चाइना में यांगसे करके एक नदी है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन के रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, तो वहाँ पे हमारे घर भी बन जाते हैं, कल्टीवेशन भी हो जाती है, और फर्टाइल सॉइल होती है तो प्रोडक्टिव कल्टीवेशन होती है, हमें अच्छा उत्पाद मिलता है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, इसको अंडरलाइन करेंगे। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं।
लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, अब इनका क्या कनेक्शन है? ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वे, हर जगह पे अलग अलग तरह से लोग अब ये नहीं कि पहाड़ों पे कोई रहता नहीं है, रहते तो है बट फ्यू पीपल, ठीक है ना। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, क्योंकि वहाँ पे लाइफ जो है थोड़ी मुश्किल है। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाता है, घर बन जाते हैं, क्रॉप्स हो जाती हैं, रोड्स मिल जाते हैं, तो ये सब डिफरेंसेस है दैट वी कैन ईजिली पॉइंट आउट कि हम कहाँ रह रहे हैं, है ना। तो sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storm and flood cause widespread destruction, इसकी वजह से जो है नेचुरल कैलामिटी की वजह से काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, काफ़ी सारे माल और जान का नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हम फैलाते हैं तो इट दे कैन लोअर द रिस्क। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर, अपने यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हम कैसे ज़मीन का और पानी का यूज़ करें। मोरबी में तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज ही डाल रहे हैं ज़मीन पे, है ना। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टेड हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड, घर बना लेते हैं फर्टाइल लैंड पे, तो वो भी हम बेकार करें। सिमिलरली वी थ्रू गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, ये तो हमारे इन्होंने ऐसे जनरल बोला हुआ है कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों का केयर नहीं करते हैं, हम अपने आसपास गंदगी मचा देते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट, हमें भगवान की जो नेचर की जो दी हुई गिफ्ट है उनको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, उनको हमें बुरी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. आगे की जनरेशन के लिए भी हमें इसको अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। That's it in the chapter. I hope you all have understood the chapter. Tomorrow if you'll have any doubt then we'll discuss it in live class. Okay beta, have a nice day.